इनकम का कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन स्टार्ट करने के टाइम में सबसे पहले जो कन्फ्यूजन और डाउट को रिजल्व और क्लियर करना चाहिए वो है रिसिप्ट एंड रेमिटेंस को लेकर जो कन्फ्यूजन है। दो वर्ड बता रहे हैं, एक है रिसिप्ट, दूसरा है रेमिटेंस। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कभी कभी थिन लाइन डिफरेंस हो जाता है, तो इसलिए दोनों के बीच का डिफरेंस को भी अंडरस्टैंड करना है और दोनों को कॉन्सेप्चुअली समझना है। क्लियर? आइए पहले रिसिप्ट एंड रेमिटेंस को देख लेते हैं। कौन सा दो वर्ड बता रहे हैं? एक तो वर्ड बता रहे हैं रिसिप्ट और दूसरा वर्ड बता रहे हैं रेमिटेंस। अगर पार्ट ऑफ स्पीच का एंगल से देखोगे तो दोनों ही नाउन है, रिसिप्ट भी नाउन है और रेमिटेंस भी नाउन है, और इसका वर्ब होता है रिसीव, ये होता है वर्ब, और रेमिटेंस का जो वर्ब होता है रेमिट। ठीक है, नाउ रिसिप्ट का मतलब क्या होता है पहले अंडरस्टैंड करना है। रिसिप्ट का मतलब होता है द फर्स्ट ओकेजन व्हेनेवर द रेसिपिएंट गेट्स द मनी अंडर हिज और हर कंट्रोल। क्या बता रहे हैं? हाईलाइट कर रहे हैं फर्स्ट ओकेजन के ऊपर, ध्यान से समझना है। द फर्स्ट ओकेजन व्हेनेवर द रेसिपिएंट गेट्स द मनी अंडर हिज और हर कंट्रोल। जैसे मान लीजिए 2020-21 प्रीवियस ईयर, 2020-21 प्रीवियस ईयर, ये जो पीरियड है ये पीरियड कहां से कहां तक है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। 2021 प्रीवियस ईयर के अंदर आपको एक जॉब लग गया जर्मनी में। यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन ए जर्मन कंपनी टू ज्वाइन ए जॉब इन द जर्मनी। आपने वो जॉब ज्वाइन किया। कब ज्वाइन किया? एग्जैक्ट डेट हम आपको बता रहे हैं, 1 जून 2020 को। 1 जून 2020, 2021 प्रीवियस ईयर के अंदर आता है, तो 1 जून 2020 अपने जॉब में ज्वाइन किया। जर्मनी में जॉब है, जर्मन कंपनी है, आपने पूरा जून महीना काम किया। जुलाई का 1 तारीख को आपको सैलरी मिला। सैलरी कैसे मिला? जर्मनी में कोई एक पर्टिकुलर बैंक में आपका सैलरी अकाउंट ओपन किया गया था बाय एम्प्लॉयर, एंड उस अकाउंट में आपका सैलरी को ड्रॉप किया गया है। कब ड्रॉप किया गया है? जुलाई का 1 तारीख को। जून महीना का सैलरी जुलाई का 1 तारीख को ड्रॉप किया गया है सैलरी अकाउंट में। कितना सैलरी मिला है बता रहे हैं। मान लो आपको मिला $50,000। ठीक है, $50,000 आपको मिला जुलाई का 1 तारीख को। नाउ ऑन द डे इटसेल्फ, मतलब जुलाई का 1 तारीख को आपने वो जर्मनी वाला बैंक अकाउंट से पूरा $50,000 सैलरी इंडिया वाला बैंक अकाउंट में भेज दिया आपको घर वालों के लिए। बात समझ में आया? और जर्मनी में मान लो आपका कोई रिलेटिव वगैरह रहता है, इसलिए आपको खाना पीना रहने के लिए कोई खर्चा वगैरह है ही नहीं। आपने पूरा 50,000 सैलरी इंडिया वाला बैंक अकाउंट में भेजते रहते हो, हर महीना ऐसा करते रहते हो। जून का सैलरी मिला जुलाई का 1 तारीख को, अपने जुलाई का 1 तारीख को पूरा 50,000 इंडिया वाला बैंक अकाउंट में भेज दिया। ऐसे ही जुलाई का सैलरी मिला अगस्त का 1 तारीख को, अपने अगस्त का 1 तारीख को पूरा $50,000 सैलरी इंडिया वाला बैंक अकाउंट में भेज दिया। ऐसे अगस्त का सैलरी मिला सितंबर को, सितंबर का मिला अक्टूबर को, अक्टूबर का सैलरी मिला नवंबर को, नवंबर का सैलरी मिला दिसंबर का 1 तारीख को, दिसंबर का सैलरी मिला जनवरी का 1 तारीख को, जनवरी का सैलरी मिला फरवरी का 1 तारीख को, एंड फरवरी का सैलरी मिला मार्च का 1 तारीख को। आपने क्या किया? पूरा 9 महीना ऐसा मिलने में भेजते रहा। मिला बैंक अकाउंट में, आपने इंडिया वाला बैंक अकाउंट में भेज दिया। पूरा 9 महीना ऐसे किया, मतलब 50,000 करके 9 महीना, मतलब 4,50,000 आपको सैलरी जो मिला था जर्मनी वाला बैंक अकाउंट में, आपने पूरा 4,50,000 सैलरी को इंडिया वाला बैंक अकाउंट में भेज दिया। अभी दिक्कत क्या आया? दिक्कत यही आया कि जर्मनी वाला टैक्स अथॉरिटी बोल रहा है कि जर्मनी में पैसा रिसिप्ट होने में जर्मनी में टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर इंडिया वाला टैक्स अथॉरिटी बोल रहा है इंडिया में सैलरी रिसिप्ट होने में इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कौन सा देश में आपका सैलरी रिसिप्ट हुआ है, जर्मनी में कि इंडिया में? इंडिया वाला टैक्स अथॉरिटी बोल रहे कि इंडिया में आपका सैलरी रिसिप्ट हुआ है। आपका मन बता रहा है कि जर्मनी में रिसिप्ट हुआ है। आप कैसे आर्गू करोगे इंडियन टैक्स अथॉरिटी के सामने, मतलब सीबीडीटी के सामने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सामने? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लॉजिक प्लेस कर रहे कि इंडिया का बैंक अकाउंट में पैसा आया, डॉलर आया, इंडियन मनी में कन्वर्ट होकर, तो इंडिया में रिसिप्ट हुआ ये माना जाएगा। आप क्या बताओगे? अब बताओगे रिसिप्ट का डेफिनेशन होता है द फर्स्ट ओकेजन व्हेनेवर द रेसिपिएंट गेट्स द मनी अंडर हिज और हर कंट्रोल।
तो जो 50,000 करके हर महीना आपने भेजा, उसका कंट्रोल सबसे पहले कहाँ आपको मिला था? जर्मनी में मिला था। द फर्स्ट ओकेशन व्हेनेवर द रेसिपिएंट गेट्स द मनी अंडर हिज और हर कंट्रोल, तो 50,000 का कंट्रोल आपको जर्मनी में आया था, हर महीना ऐसा आता था। बात समझ में आ रहा है? तो सैलरी इंडिया में रिसिप्ट नहीं हुआ था, सैलरी रिसिप्ट हुआ था जर्मनी में। तो इंडियन टैक्स अथॉरिटी ये बोल ही नहीं सकते कि इंडिया में रिसिप्ट हुआ है। इंडिया में आपने पैसे को रेमिट किया था, इंडिया में पैसा रिसिप्ट नहीं हुआ था। आपने ही खुद का बैंक अकाउंट में पैसे को रेमिट किया था, जर्मनी वाला बैंक अकाउंट से इंडिया वाला बैंक अकाउंट में। बस समझ में आया? अब इसमें और भी बहुत सारा लॉ अप्लाई हो जाता है, फेमा वगैरह, वो अलग बात है, वो अलग बात है, उसमें हम नहीं जाएंगे, हम टैक्सेशन को लेकर बात करेंगे। क्लियर? ये बात समझ में आ गया? रिसिप्ट और रेमिटेंस के बीच में फर्क। रिसिप्ट का मतलब आप क्या याद रखोगे? द फर्स्ट ओकेशन व्हेनेवर द रेसिपिएंट गेट्स द मनी अंडर हिज और हर कंट्रोल। अच्छा, रिसिप्ट के साथ और एक बात आपको याद रखना है, एक्रूअल। एक्रूअल का मतलब क्या होता है? लोगों को समझ में नहीं आता है। एक्रू का मतलब क्या होता है? एक्रू का मतलब होता है राइट टू रिसीव। रिसिप्ट का मतलब आप जानते हो? एक्रू का मतलब होता है राइट टू रिसीव। आपने पूरा जून महीना काम किया, जुलाई के 1 तारीख को आपको सैलरी मिलना था, बट कंपनी ने आपको सैलरी दिया नहीं, बट आपको तो राइट आ गया रिसीव होने का। आपने काम किया तो आपके पास राइट है पैसा मांगने का। वो दे नहीं रहा है, उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा, वो अलग बात है, बट आपके पास राइट है वो पैसा मिलने का, तो सैलरी एक्रू हो गया हम बोलेंगे। जैसे ही आपने पूरा महीना काम किया, जून महीना, जुलाई के 1 तारीख को आपको सैलरी मिलना चाहिए, मिला नहीं वो अलग बात है, बट आपके पास राइट आ गया मिलने का। ये राइट आने को हम बोलते हैं एक्रू, इसको एक्रूअल माना जाता है। बस समझ में आ गया? तो रिसिप्ट एंड रेमिटेंस, रिसिप्ट एंड एक्रूअल, ये बात क्लियर होगी। तो इनकम को लेकर जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट पॉइंट में हम आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर रिसिप्ट एंड कैजुअल रिसिप्ट। क्या बता रहे? 2 पॉइंट बता रहे, रेगुलर रिसिप्ट एंड कैजुअल रिसिप्ट। आइए दिखाते हैं। देखिए लिख रहे, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है कैजुअल। लोगों को लगता है कि कोई एक पीरियोडिक रिटर्न अगर डेफिनेट सोर्स से, ध्यान देना वर्ड पे, अब नोट डाउन कर रहे हो ना ये सब वर्ड, नोट डाउन करते रहना हर क्लास में। पीरियोडिक रिटर्न, पीरियोडिक मॉनिटरी रिटर्न, अब रिटर्न बहुत कुछ हो सकता है, मॉनिटरी रिटर्न, पीरियोडिक मॉनिटरी रिटर्न डेफिनेट सोर्स से रेगुलर बेसिस पे एक्चुअल में रिसिप्ट होता है, नहीं तो एक्रू करता है। रिसिप्ट और एक्रू के बीच में डिफरेंस आप जानते हो? पीरियोडिक मॉनिटरी रिटर्न डेफिनेट सोर्स से, पीरियोडिक मॉनिटरी रिटर्न डेफिनेट सोर्स से रेगुलर बेसिस पे एक्चुअल में रिसिप्ट होता है, नहीं तो एक्रू करता है। इसी को माना जाता है इनकम और इसी के ऊपर टैक्स लगता है। लोगों को ये लगता है, लोगों को लगता है, क्या बता रहे हैं? पीरियोडिक मॉनिटरी रिटर्न डेफिनेट सोर्स से रेगुलर बेसिस पे अगर एक्चुअल में रिसिप्ट होता है, नहीं तो एक्रू करता है, इसी को इनकम माना जाएगा और इसी के ऊपर टैक्स लगेगा। लोगों को ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है ऐसा बात। कभी कभी कैजुअल रिसिप्ट जो रेगुलर बेसिस पे आता नहीं, डेफिनेट सोर्स से आता नहीं, पीरियोडिकली आता नहीं, रेगुलरली आता नहीं है, डेफिनेट सोर्स से आता नहीं है, उसको भी इनकम माना जाता है। जैसे मान लो लॉटरी से आपने पैसा जीत गया, लॉटरी टिकट हुई नहीं हुआ, घोड़ दौड़ से पैसा जीत गया, बस समझ में आ रहा है? ये सबको भी इनकम माना जाता है, और ये सबको इनकम तब माना जाएगा जब इनकम का डेफिनेशन में ये सब लिखा रहेगा। यस, अभी हम आएंगे सेक्शन 2 क्लॉज 24 आपको दिखाएंगे। खुद को पढ़ने के लिए मना किया था, हम दिखाएंगे आपको। सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 9 दिखा रहा है आपको। आइए, तो केवल रेगुलर रिसिप्ट इनकम माना जाता है ऐसा बात नहीं, कैजुअल रिसिप्ट भी इनकम माना जाता है, बट इनकम का डेफिनेशन में लिखा होना जरूरी है। इनकम का डेफिनेशन में जो सारा कैजुअल रिसिप्ट को इनकम मान लिया गया है वो इनकम है। बस समझ में आ रहा है? आइए दिखा रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 9। देखो इनकम का डेफिनेशन कहाँ है? दिस वन, सेक्शन 2 क्लॉज 24 इनकम का डेफिनेशन, और ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, लिखा हुआ है इनकम इंक्लूड्स। सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 1 से सब क्लॉज 18 तक रहते हैं, हम सब क्लॉज 9 आपको दिखाएंगे। 9 में आइए, कैजुअल इनकम लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है,
एनी विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स। अदर गेम्स मतलब टीवी में जो गेम शो चलता है, टीवी में बहुत सारा गेम शो चलता है ना, वो सब गेम शो भी इसमें आ जाएगा। टीवी, रेडियो, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, और फ्रॉम गैम्बलिंग, गैम्बलिंग से पैसा मिला, बेटिंग से पैसा मिला, ये सबको भी इनकम माना जाता है। अब ये मत बताओ सर इसमें कुछ इलीगल भी है, बेटिंग वगैरह इलीगल होता है। देखो लीगल इलीगल को लेकर इनकम टैक्स में फर्क मत करना, चाहे इनकम लीगल है चाहे इनकम इलीगल है, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। इनकम इलीगल है तो दूसरा लॉ का हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपका पूरा इनकम को सीज कर लिया जाएगा, फिर उनके ऊपर टैक्स भी लिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब आपने इलीगल तरीका से पैसा कमाया तो वो पैसे को इनकम माना जाएगा। दूसरा लॉ का हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपका पैसे को सीज किया जाएगा, अलग बात है, बट वो इनकम के ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो इनकम लीगल की इलीगल ये इनकम टैक्स में फर्क नहीं किया जाता है, इनकम इनकम होता है। तो यहाँ पे क्या बताया, चाहे रेगुलर रिसिप्ट चाहे कैजुअल रिसिप्ट, दोनों ही इनकम हो सकता है। रेगुलर रिसिप्ट तो जनरल इनकम होता ही है, कैजुअल रिसिप्ट इनकम का डेफिनेशन में अगर फॉल करता है तो वो भी इनकम होता है, और कैजुअल रिसिप्ट को इनकम का डेफिनेशन में लिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 9 के थ्रू। बात समझ में आ गया? इसी कॉन्टेक्स्ट में और एक बात बताएंगे, एक होता है ग्रॉस रिसिप्ट, एक होता है नेट रिसिप्ट। कौन सा रिसिप्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, ग्रॉस रिसिप्ट की नेट रिसिप्ट? देखो इनकम कमाने में जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है, जो पर्टिकुलर इनकम आप अर्न कर रहे हो, वो इनकम अर्न करने में जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है, वो एक्सपेंडिचर को लेस करने के बाद इनकम से जो नेट इनकम बचता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। बात समझ में आया? ग्रॉस रिसिप्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, नेट रिसिप्ट के ऊपर टैक्स लगता है। ग्रॉस रिसिप्ट से हम एक्सपेंडिचर को लेस करते हैं, बट कौन सा एक्सपेंडिचर लेस करेंगे, कौन सा एक्सपेंडिचर लेस नहीं करेंगे, ये बात भी इनकम टैक्स का प्रोविजन का हिसाब से आपको करना पड़ेगा। मतलब जैसे कौन सा रिसिप्ट को इनकम माना जाएगा, कौन सा रिसिप्ट को इनकम नहीं माना जाएगा, ये बात इनकम टैक्स में लिखा हुआ है। ऐसे कौन सा एक्सपेंडिचर को डिडक्टेबल माना जाएगा, कौन सा एक्सपेंडिचर को डिडक्टेबल नहीं माना जाएगा, ये बात भी इनकम टैक्स में लिखा हुआ है। जैसे सारा रिसिप्ट इनकम नहीं होता है, ऐसे सारा एक्सपेंडिचर डिडक्टेबल नहीं होता है। मतलब जो भी खर्चा आपने इनकर किया, इनकम कमाना है, सब लेस होगा, ऐसा बात नहीं है। जो सर एक्सपेंडिचर लेस करने का प्रोविजन इनकम टैक्स में दिया गया है, वो सब एक्सपेंडिचर लेस होगा, बाकी एक्सपेंडिचर लेस नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिखाना है, वो है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। मान लीजिए आपने 100 रुपया से एक लॉटरी का टिकट काटा, एक लॉटरी का टिकट आपने 100 रुपये से लिया और उसमें आपने 5 लाख रुपए विन किया। आप क्या बताओगे, सर 5 लाख रुपए इनकम नहीं है, 5 लाख से 100 रुपये को लेस कीजिए क्योंकि वो 100 रुपये मेरा खर्चा है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी लिखा हुआ है। जीतोगे तो टैक्सेबल है, हारोगे तो टैक्सेबल हो ही नहीं सकता, बट वो खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता है। मतलब जो 100 रुपये का लॉटरी का टिकट आपने काटा था उसको खर्चा नहीं माना जाएगा। कैजुअल इनकम से खर्चा लेस नहीं होता। हमने बताया था आपको, ग्रॉस रिसिप्ट टैक्सेबल नहीं होता है, नेट रिसिप्ट टैक्सेबल होता है। इसका मतलब इनकम कमाने में जो खर्चा इनकर किया वो लेस करो, बट कैजुअल इनकम कमाने में जो खर्चा आपने इनकर किया वो खर्चा लेस नहीं होता है। लॉटरी टिकट आपने जितना पैसा का काटा था वो पैसा लेस नहीं होता है, लॉटरी आपने जीत गया तो। बात समझ में आया? ये आपको याद रखना है। तो 2 कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए। कौन सा 2 कॉन्सेप्ट? इसको लेकर अदर सोर्सेस में फिर से डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, एक तो रेगुलर रिसिप्ट एंड कैजुअल रिसिप्ट। बताया रेगुलर रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि पीरियोडिक मॉनिटरी रिटर्न डेफिनेट सोर्स है, रेगुलर बेसिस पे एक्चुअल में रिसिप्ट हो रहा है, नहीं तो एक्रू हो रहा है, वो तो जनरली टैक्सेबल होता ही है। बट कैजुअल रिसिप्ट भी टैक्सेबल होता है, जैसे विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज वगैरह, जो सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 9 में कवर किया गया है। और इसी के साथ बताया कि ग्रॉस रिसिप्ट एंड नेट रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट, ग्रॉस रिसिप्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ग्रॉस रिसिप्ट से खर्चे को लेस किया जाता है। ग्रॉस रिसिप्ट कमाने में जो खर्चा आपने इनकर किया है वो खर्चे को लेस किया जाता है, फिर नेट रिसिप्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। बट कैजुअल इनकम कमाने में जो आपने खर्चा इनकर किया था वो खर्चा लेस नहीं होता है, क्योंकि वो खर्चा करने लेस करने का प्रोविजन इनकम टैक्स में नहीं दिया गया है, इसलिए वो खर्चा लेस नहीं होता। इसको लेकर हम अदर सोर्सेस में फिर से डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट सामने आ गया। नेक्स्ट, अकाउंटेंसी में बेसिकली देयर आर 2 रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम्स और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा 2 रिकॉग्नाइज्ड मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में फॉलो होता है? एक तो होता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसको कैश बेसिस बोला जाता है, रिसिप्ट बेसिस बोला जाता है, और एक होता है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसको एक्रूअल बेसिस बोला जाता है। तो 2 बेसिस बन गया।
एक तो रिसिट बेसिस और दूसरा एक्रूअल बेसिस। मतलब कोई एक इनकम को लेकर जब बात करेंगे, इनकम को अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग किया जाएगा, तो इनकम को अकाउंटिंग करने के टाइम में दोनों में कोई भी एक सिस्टम फॉलो किया जाएगा, इधर तो रिसिट बेसिस और नहीं तो एक्रूअल बेसिस। रिसिट बेसिस का मतलब इनकम एक्चुअल में आपके पास आया तब अकाउंटिंग किया जाएगा, और एक्रूअल बेसिस मतलब इनकम आया नहीं बट इनकम आने का राइट आपके पास आ गया। हो सकता है इनकम 5 साल बाद जाके एक्चुअल में मिलेगा, बट आपके पास आज के दिन में राइट आ गया, तो आज के दिन में अगर अकाउंटिंग किया जाएगा उस इनकम का तो उसको बोलता है एक्रूअल बेसिस। ये तो हो गया अकाउंटेंसी में। बट इनकम टैक्स में कोई एक पर्टिकुलर इनकम को जब कंप्यूट किया जाएगा, कौन सा बेसिस पे कंप्यूट किया जाएगा, रिसिट बेसिस पे कि एक्रूअल बेसिस पे, इसको लेकर सेक्शन नंबर 145 आपको गाइड करेगा। सेक्शन 145 सबसेक्शन 1, ये सेक्शन आपको याद रखना है, आगे जाके बहुत बार इस सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। सेक्शन नंबर 145 सबसेक्शन 1 ये बता रहे हैं, आप जानते हो सेक्शन नंबर 14 का हिसाब से देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, पीजीबीपी इनकम, कैपिटल गेन का इनकम, अदर सोर्सेस का इनकम। सेक्शन नंबर 14 बता रहे 5 हेड्स ऑफ इनकम। हम लोग 14 को लेकर बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं अभी 145 सबसेक्शन 1 को लेकर। 145 सबसेक्शन 1 बता रहे हैं जो सारा इनकम पीजीबीपी नहीं तो अदर सोर्सेस में फॉल कर रहे हैं, इधर तो पीजीबीपी में फॉल कर रहे हैं, नहीं तो अदर सोर्सेस में फॉल कर रहे हैं, नहीं तो दोनों में ही फॉल कर रहे हैं। मतलब जो सारा इनकम पीजीबीपी एंड और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में फॉल कर रहे हैं, वो सारा इनकम का अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग किया गया था। तो वो सारा इनकम का जब अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग किया गया था, कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलर बेसिस पे फॉलो किया गया था अकाउंटेंसी में, वो देख लो। वही मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया जाएगा वो सारा इनकम को इनकम टैक्स में कंप्यूट करने के टाइम में। तो वो सारा इनकम का जब इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन किया जाएगा, वही मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया जाएगा जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलर बेसिस पे अकाउंटेंसी में फॉलो किया गया था। फिर बता रहे जो सारा इनकम पीजीबीपी एंड और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल कर रहे हैं, वो सारा इनकम का अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग किया गया था। तो कौन सा बेसिस पे रेगुलरली अकाउंटिंग किया गया था वो सारा इनकम का, वो देख लो। वही मेथड ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटेंसी में जिसको फॉलो किया गया था, वही मेथड ऑफ अकाउंटिंग इनकम टैक्स में इनकम कंप्यूट करने के टाइम में वो दोनों पर्टिकुलर हेड के लिए अप्लाई किया जाएगा। कौन सा हेड, पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेस। कौन बता रहे, सेक्शन नंबर 145 सबसेक्शन 1। एंड सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड कैपिटल गेन के केस में, मतलब जो सारा इनकम सैलरी हेड में फॉल कर रहे हैं, नहीं तो हाउस प्रॉपर्टी में फॉल कर रहे हैं, नहीं तो कैपिटल गेन में फॉल कर रहे हैं, और नहीं तो ये सारा में फॉल कर रहे हैं, नहीं तो कोई भी कॉम्बिनेशन में फॉल कर रहे हैं। तो जो सारा इनकम ये सारा हेड में फॉल कर रहे हैं, उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग बताएगा वही फॉलो किया जाएगा। अकाउंटेंसी का मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स जैसा बोलेगा, इनकम टैक्स अगर बोलेगा रिसिट बेसिस फॉलो किया जाएगा तो रिसिट फॉलो किया जाएगा। इनकम टैक्स अगर बोलेगा एक्रूअल बेसिस फॉलो किया जाएगा तो एक्रूअल बेसिस फॉलो किया जाएगा। इनकम टैक्स अगर बोलेगा कि कुछ टाइम में रिसिट बेसिस फॉलो किया जाएगा, कुछ टाइम में एक्रूअल फॉलो किया जाएगा, तो वही होगा, दोनों ही फॉलो किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रेवेन्यू एंड कैपिटल को लेकर।